और चैनल 100% ज्ञान 100% ज्ञान में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए एपिसोड। जो हम लोग लुसेंट जो बुक है उसका हम लोग पेज बाय पेज जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, जितना भी बनते हैं मैंने पूरा पेज का क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, आप इसे ध्यान से सिर्फ सुने, आपको पूरा लुसेंट, जब ये पेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपको पूरा लुसेंट याद हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। आप इसे सिर्फ ध्यान से सुने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लुसेंट पेज नंबर 1 पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के उत्तर दिशा में क्या स्थित है। ठीक है, तो हिमालय। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के दक्षिण दिशा में क्या उपस्थित है, तो हिंद महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत के पूर्व दिशा में क्या उपस्थित है, तो इसका उत्तर है बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत के पश्चिम दिशा में क्या उपस्थित है, तो इसका आंसर है अरब सागर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा है, द्वीप है, उपमहाद्वीप है या महाद्वीप है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि कैसा है, तो उपमहाद्वीप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतवर्ष का मतलब क्या होता है, तो भारतवर्ष का मतलब होता है भारत का देश होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। महाकाव्य में भारत के लोग, महाकाव्य में भारत के लोग को क्या कहा जाता था। ठीक है, महाकाव्य में क्या कहा जाता था, तो भारती कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, तो भारती कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारती का मतलब क्या होता था, भारती का जो है उसका मतलब क्या होता था, तो भरत की संतान होता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यूनानी ने भारत को किस नाम से संबोधित किया, तो यूनानी ने भारत को किस नाम से संबोधित किया, इंडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग आ चुके हैं। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया। ठीक है, किस नाम से संबोधित किया, हिंद अथवा हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय इतिहास को सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितनी स्रोतों से प्राप्त होती है, कितनी स्रोतों से प्राप्त होती है, तो 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, तो क्या है, तो वेद है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, तो वेद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वेद के संकलन कर्ता कौन है। ठीक है, वेद किसके द्वारा रचित हुआ है, तो महर्षि कृष्ण देवयान वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेद किसका उपदेश देता है, तो वेद जो है वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है, तो भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4। ठीक है, नेक्स्ट सभी 4 वेदों को क्या कहा जाता है, जितने भी वेद हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी को मिला दिया जाता है तो क्या कहा जाता है, तो संहिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो 10 मंडल होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आ चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दे, लाइक कर दे, ताकि मैं मोटिवेट होकर और इसका पूरा लुसेंट का पेज का वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं, तो 1028 सूक्त होते हैं। ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ होती हैं, यानी मंत्र होते हैं, तो 10,462। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित कौन से मंडल में है, तो 3 मंडल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद के कौन से मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, तो 9वें मंडल में है। ठीक है, चलिए देवता सोम का उल्लेख कौन मंडल में है, तो 9वें मंडल में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं।
हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो 10वें मंडल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण जो है 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में प्रचलित कौन सा कैलेंडर है? तो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहते थे? तो ईसा पूर्व कहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती कैसी की जाती थी? किस प्रकार से वर्षों की गिनती की जाती थी? तो उल्टी दिशा में की जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं। एडी का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो एनो डोमिनी यानी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसस क्रिस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई? कितने मंत्रों की रचना की गई है? ठीक है, तो 250। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो 200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद के बाद प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में किसका स्थान आता है तो शतपथ ब्राह्मण का आता है। ऋग्वेद के बाद प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में किसका स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 तक पहुंच चुके हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो अधर्यु कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यज्ञों के नियमों तथा विधि विद्वानों का संकलन किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं 44 में। ठीक है, कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में मौजूद है? तो यजुर्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गान होता है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किस वेद में मिलता है? तो सामवेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो उद्रात्री कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कौन कौन से वेद किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? ठीक है, तो यजुर्वेद और सामवेद में ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50। अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? तो अथर्ववेद में 731 मंत्र हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 51। अथर्ववेद में कितने पद हैं? तो 6000 पद हैं अथर्ववेद में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 52। कौन से वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करती है? तो अथर्ववेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। मत्स्य पुराण कौन से वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है मत्स्य पुराण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वायु पुराण कौन से वंश से संबंधित है? वायु पुराण किससे संबंधित है? तो गुप्त वंश से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मनुष्यों का विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में मिलता है? अंधविश्वासों का तो अथर्ववेद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जादू टोने का विवरण किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अथर्ववेद में कुरुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो परीक्षित को कहा गया है, कुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कुरु देश का अच्छा विवरण किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम आ जाते हैं 61 पे। सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सामवेद है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदों की रचना की गई है?
तो 6 वेदांगों की रचना की गई, सॉरी वेदांग है यहाँ पर लिखा हुआ, सॉरी वेदांग लिखा हुआ है। 6 वेदांगों की रचना की गई है वेदों को भली भांति समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किस वेद में, किस में मिलता है? तो पुराणों में मिलता है भारतीय इतिहास के सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 64 देखते हैं, पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? तो उग्र सरवा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पुराणों की पाठ कहाँ होता था? तो मंदिर में होता था। ठीक है, चलिए पेज नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इससे ज्यादा प्रश्न पेज नंबर 1 से नहीं बन सकता है। ठीक है, मैं कोशिश किया, टोटल 100% मैंने दिया। मेरा नाम जो है चैनल का वो भी है 100% ज्ञान, इसीलिए मैंने 100% दे दिया। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आता है आप इसे लाइक जरूर कर दें। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट पेज मिलते हैं, पेज नंबर 2 मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।